ओके जी, दूसरा जो टॉपिक है पेयर्ड टी टेस्ट कहलाता है। इसको पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं। इससे पहले जो हमने दो टेस्ट डिस्कस किए हैं, पूल्ड और नॉन पूल्ड टी टेस्ट, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। और अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको कहते हैं डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ठीक है, या फिर पेयर्ड टी टेस्ट कहते हैं। इसमें और पिछले वाले में ये फ़र्क है, पिछले वाले में जो दो पॉपुलेशन थी, दोनों पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। मेल और फीमेल की पॉपुलेशन है, दोनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब हम जो पॉपुलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी दो पॉपुलेशन है, लेकिन वो पेयर्ड है। और पेयर्ड से मुराद ये होती है वो डेटा जिसका सोर्स एक ही हो, दो ऑब्जर्वेशन से, उसको कहते हैं पेयर्ड डेटा या पेयर्ड सैंपल, ठीक है। पेयर्ड सैंपल से क्या मुराद होती है? ऐसा डेटा, ऐसा सैंपल जिसके सोर्स जो है वो सिंगल हो, सिंगल सोर्स हो, लेकिन दो ऑब्जर्वेशन हो। मिसाल के तौर पे पेयर्ड डेटा कहलाएगा कि आप किसी एक सोर्स से डेटा उठा रहे हैं। मसलन एक यूनिवर्सिटी का डेटा है और उस यूनिवर्सिटी का जो डेटा है वो आप उठा रहे हैं बिफ़ोर 2020 एंड आफ्टर 2020, ठीक है। तो बिफ़ोर एंड आफ्टर जो है ना वो ये क्या हो गया, पेयर्ड डेटा कहलाएगा। आपने जो है वो पेशेंट्स का डेटा उठाया, सही है। एक ही पेशेंट से आपने ब्लड प्रेशर जो है ना वो बिफोर टेकिंग द पिल्स ब्लड प्रेशर आपने चेक किया और आफ्टर टेकिंग द पिल्स ब्लड प्रेशर चेक किया, तो ये क्या हो गया, पेयर्ड डेटा कहलाएगा। तो पेयर्ड डेटा क्या है? फॉर एग्जांपल आपने किसी बैंक से इंफॉर्मेशन ली बिफोर प्राइवेटाइजेशन और आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, क्या इम्पेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर का डेटा ये पेयर्ड डेटा कहलाएगा, ठीक है ना। आपने किसी पेयर से डेटा उठाया, हस्बैंड से डेटा उठाया, तो दूसरा जो डेटा होगा क्या होगा, वो उसी के वाइफ का डेटा होगा, तो ये क्या है, पेयर्ड डेटा होगा, ठीक है। तो पेयर्ड जो है वो हमेशा क्या है, हमेशा पेयर्ड का मतलब है कि सिंगल सोर्स टू ऑब्जर्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, पेयर्ड ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। तो अ पेयर्ड सैंपल में बी अप्रोप्रिएट व्हेन द मेंबर्स ऑफ द टू पॉपुलेशन हैव अ नेचुरल पेयरिंग हो, ठीक है ना। हस्बैंड वाइफ का जैसे एग्जांपल है, नेचुरल पेयरिंग है। या फिर सिंगल सोर्स हो और टू ऑब्जर्वेशन। ईच पेयर इन अ पेयर्ड सैंपल कंसिस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ वन पॉपुलेशन एंड दैट मेंबर्स कोरस्पॉन्डिंग मेंबर इन द अदर पॉपुलेशन। अच्छा, पेयर्ड का प्रोसीजर देखें क्या है, पेयर टी टेस्ट का। वही देखें 6 स्टेप्स हाइपोथेसिस के, उसमें शुरू के 2 स्टेप्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। स्टेप नंबर 3 में जो ना वो डिफरेंस आ जाता है। तो पेयर टी टेस्ट का पर्पस क्या है? टू परफॉर्म अ हाइपोथेसिस टेस्ट टू कंपेयर टू पॉपुलेशन मीन्स μ1 एंड μ2, ठीक है ना। दो पॉपुलेशन मीन को कंपेयर करने के लिए हम कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल μ1 रिप्रेजेंट कर रहा है हस्बैंड को, μ2 रिप्रेजेंट कर रहा है वाइफ को, ठीक है ना। μ1 रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एग्जांपल बिफोर प्राइवेटाइजेशन, μ2 रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एग्जांपल आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल जो है वो क्या नाम है, हम बात करें कि ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो बिफोर टेकिंग पिल्स μ1 हो गया, आफ्टर टेकिंग पिल्स क्या हो गया, μ2 हो गया, ठीक है ना। तो पेयर्ड टी टेस्ट का जो अजम्पशन है वो क्या है, सारे टेस्ट जितने भी है हाइपोथेसिस के, इसके पहले हम एस्टिमेशन की हमने बात की, तो हमेशा क्या है, सैम्पलिंग जो होती है वो क्या होगी, सिंपल रैंडम होगा, ठीक है ना। तो इसका पेयर्ड का भी क्या है, सिंपल रैंडम पेयर्ड सैंपल होंगे। और जो है वो नॉर्मल डिफरेंसेस होगा या फिर लार्ज सैंपल होगा। यानी जो पेयर्ड सैंपल में ना हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, यानी जो दो पेयर्स है ना उनके दरमियान डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंस जो है ना वो नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। डिफरेंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। या फिर क्या अजम्पशन हो कि लार्ज सैंपल हो, या तो लार्ज सैंपल हो या फिर क्या हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्या चीज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो? जो पेयर्ड डेटा का जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस वुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स देखें। पहला स्टेप में क्या करना है, हमें हाइपोथेसिस को इनिशियलाइज करना है, डिफाइन करना है। यानी H0 हमेशा क्या होगा, μ1 इक्वल्स टू μ2 होगा। और अल्टरनेटिव्स क्या होंगे, अल्टरनेटिव्स जो है वो नॉट इक्वल्स टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, और ग्रेटर देन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, टू टेल्ड हो गया, लेफ्ट टेल्ड हो गया, राइट टेल्ड हो गया। स्टेप 2 भी बिल्कुल वही है, डिसाइड करना है ऑन द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। स्टेप 3 जो है वो इसका डिफरेंस है, देख लें कि स्टेप 3 में क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स t इक्वल्स टू d बार ओवर SD ओवर √n। तो इसमें देखें, इसमें जो d बार है
ये डी बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो दो सैंपल्स का डेटा उठाया आपने x1 यानी μ1 से μ1 जो पॉपुलेशन है तो वो उसका जो सैंपल होगा वो x1 बार होगा और ये x2, ठीक है ना। तो वो जो x1 और x2 है ना उनका डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना है, तो डिफरेंस फिर उन डिफरेंस का एवरेज डिफरेंस दैट वुड बी डी बार। और एस डी से मुराद क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिफरेंस, जो डिफरेंस कैलकुलेट होगा उनका स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्क्वायर रूट ऑफ एन का मतलब है पेयर्ड सैंपल जितने भी हैं उनको कितने पेयर्स हैं, एन रिप्रेजेंट होगा नंबर ऑफ पेयर्स को, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? टी नॉट कह लें या टी कैलकुलेटेड कह लें। मैं हमेशा टी कैलकुलेटेड और टी टेबुलेटेड करवाता हूँ ताकि जब वो आसानी रहे। एक कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि स्टैटिस्टिक्स से आएगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से, और एक टेबुलेटेड वैल्यू है जो कि टेबल से आएगा। तो स्टेप 3 में आपने ये टी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना है और इसके बाद स्टेप 4 में क्या करना है आपने? स्टेप 4 में वही बिल्कुल वही चीज़ क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टू टेल्ड है तो टी अल्फ़ा बाई 2 निकाल लो, और लेफ़्ट या राइट टेल है तो माइनस टी अल्फ़ा या प्लस टी अल्फ़ा निकाल लो, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका सिंपल है, n-1 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और n यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स है, ठीक है जी। तो ये बात हो गई। और टू टेल्ड में देखें क्रिटिकल वैल्यूज़, क्रिटिकल रीजन हमेशा क्या बनता है? दोनों साइड्स में बनेगा। और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर यहाँ कहीं लाई करे या यहाँ कहीं लाई करे तो रिजेक्ट होगा, और अगर बीच में लाई करे तो क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। इसी तरह लेफ़्ट टेल में जो है वो लेफ़्ट साइड में अगर कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई तो रिजेक्ट होगा, राइट में आ गई एक्सेप्ट होगा, राइट टेल में राइट में आ गई तो रिजेक्ट होगा, और लेफ़्ट में आ गई तो एक्सेप्ट होगा। तो ये एक्सेप्टेंस रिजेक्शन रीजन बिल्कुल वही है। एक दफ़ा आपको समझ आ गई तो वो बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो सिर्फ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो डिफरेंस आता है वो कहाँ पे आता है? स्टेप नंबर 3 में आता है, जहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप डिफाइन करते हो, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या करना है? इफ़ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। तो आपकी जो स्टैटिस्टिक्स वैल्यू है वो अगर रिजेक्शन रीजन में आएगी रिजेक्ट करना है, एक्सेप्टेंस में आएगी तो एक्सेप्ट करना है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है। और स्टेप नंबर 6 में क्या करना है? आपको इंटरप्रेट करें, ठीक है जी। चलें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको और समझ आ जाए। एग्जांपल पहले कर लेते हैं कि एजेस ऑफ मैरिड पीपल, द यूएस सेंसस ब्यूरो पब्लिश इंफॉर्मेशन ऑन द एजेस ऑफ मैरिड पीपल in current population report. Suppose that we want to decide whether in the United States the mean age of married men differs from the mean age of married women. चलिए ये बुक का क्वेश्चन है आपके नीलेवीस का। इसमें जो है वो दो जो है वो आपके पास कपल्स का डेटा गिवन है, हस्बैंड वाइफ का, मैरिड कपल है। और टेस्ट क्या करना है कि सपोज वी वांट टू डिसाइड वेदर मीन एज ऑफ मैरिड मैन डिफर्स फ्रॉम द मीन एज ऑफ मैरिड वुमेन, ठीक है जी। तो यानी कि मीन की टेस्टिंग हो रही है और दो पॉपुलेशन है, और दोनों पॉपुलेशन का जो सोर्स है वो क्या है? सिंगल सोर्स है, यानी कपल एक ही है और हस्बैंड और वाइफ का डेटा है। तो इस तरह जो है वो आपके पास कितने कपल्स का है? 10 सैम्पल्स का डेटा मौजूद है। और ये आपके पास जो है ना वो x1 है ये सब फॉर एग्जांपल, और ये x2 है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। यानी फर्स्ट सैंपल का डेटा है, ये सेकंड सैंपल का डेटा है, और डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना है। देखें इसका प्रोसीजर डिफरेंट है। इसमें क्या करना है? आपने डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो ये 59 माइनस 53 डिफरेंस आ गया 6, 21 माइनस 22 डिफरेंस आ गया -1, 33 माइनस 36 -3 का डिफरेंस है। इस तरह सारे डिफरेंसेस कैलकुलेट करने हैं। ये क्या आ जाएगा? ये डी कैलकुलेट हो जाएगा, डी। फिर क्या करें? इन सारे डी का आपने एवरेज कैलकुलेट करना है, डी बार। तो इन सबको सम किया पहले, ये सम कितना आया? इनका डी का सम 36 आया, और 36 को किससे डिवाइड करेंगे? टोटल कितने हैं? 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 36 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये डी बार आ जाएगा आपके पास, 3.6 डी बार आ जाएगा। अब आप देखें, स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहले तो H0 और HA अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस आपने डिफाइन कर लिया कि अल्टरनेटिव क्या है? द मीन एजेस आर इक्वल, और नल क्या है? मीन एजेस आर डिफर। यहाँ पे नॉट इक्वस टू का सिंबल लगेगा, ये इक्वस टू नहीं है बल्कि नॉट इक्वस टू, इसको सही कर लीजिएगा। ये नॉट इक्वस टू का सिंबल होगा। मैन वुमेन का जो एवरेज एज है वो डिफर कर रहा है, तो μ1 इज़ नॉट इक्वस टू μ2 और μ1 इक्वस टू μ2। तो ये हो गया। और ये चूँकि डिफर का है, और कैसे पता चला डिफर का है? क्वेश्चन में देखें कि क्वेश्चन में मेंशन है कि मैन डिफर फ्रॉम मीन एज ऑफ मैरिड वुमेन। इसका मतलब है डिफर का मतलब है टू टेल टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? टू टेल टेस्ट है।
स्टेप नंबर 2 में हम क्या डिसाइड करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन में गिवन है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो ये आपने लिख दिया। और स्टेप 3 में आपने क्या करना है, स्टेप 3 में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करनी है, यानी टेस्ट वैल्यू टी नॉट कैलकुलेट करना है। तो टी नॉट के लिए हमने सबसे पहले डी कैलकुलेट कर लिया था और डी बार 3.6 कैलकुलेट किया। आपको याद है 36 आया था डी का सम, तो ये 36 डिवाइड बाई 10 डी बार आ गया 3.6। उसके बाद फिर एस डी कैलकुलेट करना है, डिफरेंसेस का स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है समीशन डी आई स्क्वायर माइनस समीशन डी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन ओवर एन माइनस 1। ये सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। तो ये जितने भी डिफरेंसेस हैं उनका स्क्वायर करके फिर सम करना है, और ये क्या है, डिफरेंसेस का सम करना उसका स्क्वायर। तो सम हम ऑलरेडी कर चुके हैं 36 है, तो ये 36 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10। और ये जो 352 है ये कैसे आया, ये ऊपर जितने डिफरेंसेस है ना, हर डिफरेंस का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर करें, ठीक है जी, हर डिफरेंसेस का स्क्वायर करें। 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह सबका स्क्वायर करें। फिर इन सारे स्क्वायर्स को आप सम कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा क्या, 352। इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग कि सम ऑफ डी आई स्क्वायर कैसे निकला। सम ऑफ डी आई 36 आपके सामने निकला हुआ है, और इसको सारे नंबर्स को इस फॉर्मूले में प्लग इन किया तो ये एस डी आ गया 4.97। तो बच्चों इसमें क्या करना है, इसके फॉर्मूले में देखो आपको डी बार कैलकुलेट करना था जो कि हम निकाल चुके हैं 3.6। इसके फॉर्मूले में एस डी कैलकुलेट करना है जो हम निकाल चुके हैं 4.97, और स्क्वायर रूट ऑफ एन से इसको डिवाइड करना है 4.97 को। एन आपके पास है नंबर ऑफ केसेस, कितने केसेस हैं, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 10 पेयर्स हैं, तो ये नंबर ऑफ पेयर 10 आ गया एन। इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास टी आ गया 2.291। ये क्या चीज़ है, टी नॉट कह सकते हैं इसको, टी कैलकुलेटेड कहते हैं इसको, ठीक है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना है क्रिटिकल वैल्यूज़ स्टेप नंबर 4 में। क्रिटिकल वैल्यू चूंकि ये टू टेल्ड है तो आपका क्रिटिकल रीजन दोनों साइड्स पे बनेगा। ये क्रिटिकल रीजन दोनों साइड पे बनेगा क्योंकि टू टेल्ड है, और टी अल्फ़ा बाई 2 होगा, एक को माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 कहेंगे और एक को प्लस टी अल्फ़ा बाई 2 कहेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला n-1 है। ये नॉन पूल्ड में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला मुश्किल है, बाकी पूल टेस्ट में n1 प्लस n2-2 है, और यहाँ पे पेयर्ड सैंपल में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या, सिंपल n-1 है। अल्फ़ा 0.05 गिवन था, अल्फ़ा बाई 2 0.025 होगा, तो 0.025 के ऊपर 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर, क्योंकि सैंपल साइज 10 है, 10-1 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर आप टी टेबल देखोगे तो ये आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज मिल जाएगी 2.262। तो 2.262 एक माइनस में है, एक 2.262 प्लस में है। अब आप ये देखिए कि आपका डिसीजन क्या होगा, एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर 2.262 से ग्रेटर हो या फिर -2.262 से लोअर हो तो रिजेक्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट होगा। एक दफ़ा देख ले क्या आ रही है, 2.291। 2.291 कहाँ है, 2.262 से ग्रेटर है, इसका मतलब है क्या होगा, रिजेक्ट होगा। H0 क्या होगा, रिजेक्ट होगा। तो इसका मतलब है आप जो है ना वो डिसीजन ले लें, डिसीजन लेना आसान हो गया। इफ़ द वैल्यू ऑफ टेस्ट फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन, रिजेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज डू नॉट है। फ्रॉम स्टेप 3 द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज 2.291 विच फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन डिपिक्टेड इन फिगर, दस वी रिजेक्ट H0। ठीक है जी, तो ये फैसला हमने यहाँ पे ले लिया। द टेस्ट रिजल्ट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल। आप चाहें तो ये स्टेटमेंट भी लिख लें। स्टेप नंबर 6 में आपने क्या करना है, इंटरप्रिटेशन करनी है। अब इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट है यानी रिजेक्ट हो गया है। टेस्ट जब भी रिजेक्ट होता है ना तो इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। याद रखिएगा, वेन एवर द टेस्ट इज रिजेक्टेड, H0 जब भी रिजेक्ट होगा तो हम कहेंगे टेस्ट जो है वो क्या है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब है H0 रिजेक्ट हो गया तो आपका क्लेम सही है। क्लेम क्या था, 5% लेवल पे conclude that the mean age of married man differs from the mean age of married woman। तो ये कंक्लूड हमने कर दिया आखिर में, यानी कि जो क्लेम था H1 था उसको आपने इस तरीके से कंक्लूड कर दिया कि वाकई में there exists a difference between the mean age of married man and married woman। So this is how you interpret the this test which is called paired t test। ठीक है, तो paired t test के बाकी क्वेश्चंस भी हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल का देखें, ये फॉर्मूला है टी डी बार। जैसे देखें कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए ना हमेशा
एस्टीमेट प्लस माइनस यहाँ पे टेबुलेटेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर। तो ये टी टेस्ट है फॉर एग्जांपल, ये आपका पियर टी टेस्ट है। तो पियर टी टेस्ट में एस्टीमेट होता है डी बार और इसका स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, एस डी ओवर रूट एन। बाकी ये टी अल्फा बाई 2 इसमें लगता है कॉन्फिडेंस इंटरवल में। तो ये फार्मूला हमेशा एक जैसे ही होता है, सिर्फ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चेंज होगा तो यहाँ पे फार्मूला स्टैंडर्ड एरर का टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से ही हम लिख देंगे। एस्टीमेट यहाँ होता है, साथ में स्टैंडर्ड एरर यहाँ होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का। तो ये डी बार हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एस डी भी कैलकुलेट कर चुके हैं, रूट एन हमें पता है, टी अल्फा बाई 2 हम टेबल से देखेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी। तो अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इसमें आपको जो है वो दोनों काम करने हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकालना है और साथ में हाइपोथेसिस टेस्ट भी करना है। ठीक है जी। तो जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें दो मेथड है, वेट मेथड और ग्रुप मेथड। तो ये डेटा वेट मेथड का कहाँ से शुरू हो रहा है, 30.5 से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, 11.4 में। तो ये डेटा ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेट मेथड का है। और ये ग्रुप मेथड का 28.7 से शुरू हो रहा है, 20.9, इसके बाद 16.1, 19, 11.2। तो 28 से 11.2 ये पूरा एक ही डेटा है। और इसी तरह 30 से लेके 11.4 तक ये पूरा एक ही डेटा है। तो ये कितना डेटा आपके पास गिवन है, दो वेरिएबल्स है, वेट मेथड का डेटा और एक ग्रुप मेथड का डेटा। तो ये दो डेटा गिवन है और आपको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में ये टेस्ट करना है। ठीक है जी। तो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें भी जो है वो पेशेंट्स है नॉर्मल और ग्लूकोमा। तो एक पेशेंट इसका नॉर्मल कंडीशन में ये है, ग्लूकोमा कंडीशन में इसकी जो ना डेटा इसका ये आ रहा है। आपके पास 8 पेशेंट्स का डेटा है और बिल्कुल उसी तरह 10% सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर आपने ये हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है। ठीक है जी। और 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकालना है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किसका डेटा है, ये लीफ के ऊपर वायरस 1 और वायरस 2 का डेटा है और इसके ऊपर भी जो ना वो आपने सेम यही काम करना है। ठीक है। तो आई होप पियर टी टेस्ट आपको समझ आ गया होगा। तो बहुत सिंपल सा है, देखें पियर टी टेस्ट में आपको सिर्फ डी कैलकुलेट करना है, यानी जो भी डेटा गिवन है उस डेटा का डिफरेंस निकालते जाएँ। 31 - 18, 20 - 17, 18 - 14 डिफरेंस निकालना है। फिर इन सारे डिफरेंस का सम करके डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 8 पेयर्स है तो जितने पेयर्स है उससे डिवाइड कर दें, आपके पास डी बार आ जाएगा। फिर एस डी निकालना है, एस डी का फॉर्मूला ऊपर डिस्कस हो गया है। इस तरीके से आप एस डी कैलकुलेट कर लें, प्लग इन करें फॉर्मूले में, आपको ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ओके जी, गुड बाय।